के बैठो, टॉपिक है, अगर पढ़ा हुआ है तो यू मस्ट नो एवरीथिंग, अगर नहीं पढ़ा है दैट्स नॉट द इशू. See, you just need to score 60% or 70% in prelims. Same thing, 50% in mains. So there is no one who can clear the 100% syllabus of UPSC. आज तक UPSC, GPSC दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के बाद भी if I am asked something from medieval India, I don't know anything. पढ़ा ही नहीं, मैंने स्किप कर दिया. मुझे पता है कि अगर 2 क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम्स में, Why to invest such a time on that instead of मैं पॉलिटी और इकोनॉमी का रिवीजन ना करूं जिसमें से श्योर क्वेश्चन आने हैं, या फिर मैं इकोनॉमी और एनवायरनमेंट ना पढ़ूं जिसमें से 15-20 क्वेश्चन श्योरली आने हैं. Why to waste some time on something which is very uncertain in exam? And believe me, जब मैंने मेडिवल छोड़ा, मैं सर के पास गया था. He might not remember, लेकिन मुझे याद है. मैं बोला सर मेडिवल पढ़ूं? बोलते क्वेश्चन पूछते तो नहीं है मेडिवल में, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम मेडिवल मत पढ़ो. क्वेश्चन आ गए तो, एंड आई अंडरस्टूड सर, समझदार को इशारा काफ़ी है. आई लेफ्ट द पोर्शन एंड 2017 के प्रीलिम्स में एक भी क्वेश्चन मेडिवल से नहीं है. अब इसको आप लक बोलोगे, और ये लक तब बना जब मैंने कोई डिसीजन लिया. समझ रहे हो, राइट? तो सी यूपीएससी, मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में कहा और आज फिर से करा, इट्स जस्ट अ माइंड गेम. इट्स जस्ट अ माइंड गेम. चीज़ों को समझना है. मेंस में अगर मैंने आंसर राइटिंग नहीं किया तो आई शुड नॉट गेट डीमोटिवेटेड, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है. आपकी ज़रूरतें आपको पता होनी चाहिए कि आपको किस चीज़ में. आई वॉज वेरी श्योर इन माई माइंड कि अगर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो मुझे कोचिंग चाहिए. दैट वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड. तो जब मैंने सोचा कि कोचिंग करना है, वाजीराम में करना है, क्योंकि आई रिसर्च अ लॉट अबाउट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, तब मैं डिसीजन पे पहुंचा कि वाजीराम में करना है. पता चला कि वहाँ की फीस 1.5 लाख है, रहने का खर्चा 3-3.5 लाख तो आराम से हो जाएगा. अरे घर में टोटल सेविंग 10,000 से ज़्यादा नहीं थी उस टाइम. बट आई सॉ द ड्रीम, करना है, यहीं से करना है. एंड फिर गांव से एक बिजनेसमैन ने बोला कि ठीक है, यू गो टू दिल्ली, यू परस्यू योर ड्रीम, आई विल फाइनेंस योर एक्सपेंडिचर्स. बट ये तब हो पाया जब आई सॉ द ड्रीम विदाउट कंसिडरिंग द सिचुएशंस. इसलिए ओम शांति ओम का एक डायलॉग जो मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट है, अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है. मेरे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैंने शिद्दत से चाहा था यूपीएससी को. और जिस दिन दिल्ली में मैंने पैर रखा था, उसी दिन मेरे दिमाग में क्लियर था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेरा फाइनल अटेम्प्ट होगा. इस मेंटालिटी के साथ, सी होप्स वी कैन डू, हम ड्रीम्स देख सकते हैं, रिजल्ट क्या आना है वो अपने हाथ में नहीं है. तो जब प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर दिमाग में आता है होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, टेल मी वन थिंग, वो आपके हाथ में है क्या? इज इट इन आवर हैंड? रिजल्ट क्या होगा? नो. व्हाट इज इन आवर हैंड? वर्किंग, giving your 100% for this exam and with proper strategy. That is in my hand. I will do it. और अगर इतनी शिद्दत से मेहनत की है 100% देके और फिर भी एग्जाम नहीं होता, believe me, you won't be dissatisfied. You won't be demotivated. You will feel I gave my 100%. आगे उसकी मर्जी. ये एटीट्यूड के साथ रहना है इस एग्जाम में. मैं ये नहीं बोलूँगा कि यूपीएससी में प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, मेंस में 9 पेपर होते हैं, इंटरव्यू इतने मिनट का होता है. नो, दैट इज़ वेरी मच अवेलेबल ऑन इंटरनेट. व्हाट आई वांट टू फोकस इज व्हाट आर द प्री रिक्वायरमेंट्स टू एंटर इनटू दिस फील्ड. इस चक्रव्यूह में उतरने से पहले कौन सी तैयारी आपको करके उतरनी है. एंड वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉन्फिडेंस. मुझे याद है मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था, हु वॉज अ डॉक्टर. वो प्रिपरेशन कर रहा था. जब भी क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता था ना, ही वॉज ऑलवेज रेडी टू आंसर. कोई भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैकल्टी, आंसर उसके पास रेडी था. एंड माई फ्रेंड्स आर, भाई ही इज सो टैलेंटेड, सो इंटेलिजेंट, हमसे कैसे हो पाएगा? I mean, like, why do you judge yourself based on his own parameter? यूपीएससी में एक वैकेंसी नहीं है, there are 1000 वैकेंसीज. अगर वो एक भी लेगा तो 999 है हमारे लिए. Why to think about that one seat? And he couldn't clear the prelims of that year, even 2018 वाला भी. So understand this, it's not about your intelligence,
It's not about how much you know, it's about how well you can express the things. So अगर मेंस में क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, फैक्ट्स 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 लिख के आ जाओगे, you will feel that you won't get selected in the exam. Because it's about understanding. You have to connect the links. करंट अफेयर्स में अगर कुछ पूछा है तो उसको बेसिक्स के साथ आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं. अगर ज्योग्राफी में कुछ पूछा है तो हिस्ट्री के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. हिस्ट्री में कुछ पूछा है तो इसको इकोनॉमिक्स के साथ, सोसाइटी के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं. दीज आर द थिंग्स यू नीड टू लर्न इन यूपीएससी. बट इन सारी चीज़ों के लिए, whether you appear for prelims, whether you appear for mains, or whether you appear for interview, one thing is very much needed, that is your confidence. और कहाँ टूटता है ये confidence? If I am reading current affairs for Vision IAS और मेरा दोस्त insight लेके बैठा है, तब मेरे में insecurity आ गई, यार ये insight पढ़ रहा है, मैं विजन कर रहा हूँ, कहीं छूट गया तो. आपने insight start किया, फिर कोई नेक्स्ट आईएएस का लेके आ गया, यू विल फील लाइक यार नेक्स्ट आईएएस करना पड़ेगा. उस नेक्स्ट आईएएस आपने नेक्स्ट है कोई वाजीराम लेके आ गया, कहाँ पे भटकेंगे. यू हैव टू स्टिक टू वन रिसोर्स, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस सेम है, हर एक क्लासेस का मटेरियल सेम है. डिफरेंस कहाँ आता है कि 10 बुक लोग एक बार पढ़ते हैं, एक बुक आप 10 बार पढ़ रहे हैं. मुझे याद है जब मैं ये 1 घंटे में वाजीराम का करंट अफेयर्स पढ़ता था वहां पे बैठ के, everybody was with Vision IAS current affairs, but I was very much clear कि Vision के current affairs से they can clear the prelims, but mains का content नहीं मिलेगा. जो मैं पढ़ रहा था that was specifically designed for mains, and I continued this Vajiram without getting affected what other people are doing. कोचिंग में भी ये सेम होगा. Your classmates will be doing something, you will be doing something. जब लोग ने लक्ष्मीकांत नहीं किया, I didn't do Lakshmikant, I didn't read योजना, I didn't read कुरुक्षेत्र, but I was so sure about my mind कि इसकी ज़रूरत नहीं है. योजना में करते क्या है, किसी एक टॉपिक के जितने भी करंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, उसको बना के एक पूरा मैगजीन बना दिया. When you are reading the newspaper, when you are watching the Rajya Sabha TV, when you are reading the monthly magazines, जो सारी करंट अफेयर्स को ही कवर कर रहा है, तो उसी चीज़ों को उन्होंने सेग्रीगेट करके अलग दिया है. अब उसमें आप 3 घंटे अलग से वेस्ट करो. उससे बेटर है कि वो 3 घंटे उसी चीजों पे डालो जहां पे आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है. सो विथ मिनिमम मटेरियल, मिनिमम रिक्वायर्ड मटेरियल, यू हैव टू गिव योर ऑप्टिमम आउटपुट. मल्टीपल रिसोर्सेज ले जाने का कोई मतलब नहीं है. यू विल बी कंफ्यूज. एंड जो फर्स्ट टाइमर थे उनके लिए बोल रहा हूं कि योर फर्स्ट अटेम्प्ट योर बेस्ट अटेम्प्ट, क्योंकि आपके पास लिमिटेड होता है. क्या होता है, ज्यादा पढ़ के जाते हैं ना जब मेंस में, ये लिखूं वो लिखूं ये लिखूं, उसी में कंफ्यूज. उसमें आता ही बहुत लिमिटेड है, लिखना भी लिमिटेड ही है. राइट. सो इट्स अबाउट योर लिमिटेड नॉलेज विथ मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग. अगर किसी चीज को आप समझते हैं तो उसको अच्छी तरह से सारे डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए समझ लीजिए. दैट्स ऑल. मैंने जब यूपीएससी के बेस पे जीपीएससी का एग्जाम दिया, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन क्लास 1, तो मैंने कोई जीपीएससी के लिए अलग प्रिपरेशन नहीं किया था. जो यूपीएससी का प्रिपरेशन था उसी के दम पे जीपीएससी का एग्जाम दिया. लेकिन सिलेबस कितना टारगेट किया, जो दोनों में कॉमन था. उस कॉमन सिलेबस के बेस पे मैं गुजरात में ऑल गुजरात रैंक 34 ला पाया. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट I did my entire preparation in English from scratch to the end in Vajiram, which is English medium institution. I wrote my mains in Gujarati, entire mains, with Gujarati literature as an optional subject, for which I didn't prepare in Delhi. See the level of uncertainties, but that was well designed according to my strength and my weaknesses. I knew कि मेरा schooling गुजराती मीडियम में हुआ है. The way I can express in Gujarati, I cannot express in English. And UPSC mains is all about ethics, essay and optional, in which you have to write your own thoughts. Why should not I join Gujarati medium? Preparation English में था, लेकिन वो किस लिए था? To understand something. Once you have understood something, you can represent in English as well, Gujarati as well, Hindi as well. So मीडियम का तो कोई क्वेश्चन यूपीएससी में कहीं पे भी नहीं आता है, बिलीव मी. If you have understood the things well, you can represent in any language. And UPSC don't see your fluency and accuracy in the language. It sees your clarity and the way you express the thoughts.
So never ever be confused about your medium of exam. Choose the medium जहाँ पे आपको लगता है कि आप अपना 100% दे सकते हैं। और अगर फिर भी confusion है, take a essay topic, write down one essay in Marathi or Hindi or whichever language you are confused with, and write the same topic in English. Get it evaluated by yourself only and see where you have given your 100% and optimum output. That is your language which you can choose for the mains. That's all. यूपीएससी में इंटरव्यू इंग्लिश में दे या हिंदी में दे, जिस लैंग्वेज में आप अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते उसी लैंग्वेज में देना है। दैट्स ऑल। सर कितने घंटे पढ़े? 1 टेस्ट। रात को जब सोने जाते हो अपने आप से पूछो कि आज के दिन में कितना टाइम वेस्ट किया। वो वेस्ट होता टाइम जब कम होता दिखे, समझ लेना कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नेवर एवर गो विद द क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स। 2 चैप्टर खत्म करने हैं, 5 चैप्टर खत्म करने हैं, 15 घंटे पढ़ना है। नो, it's very mechanical. You have to be very careful about these things. And one very clear thing which the classmates of mine have done the mistake, never go for any shortcut. It will never help you in UPSC. लोग क्या करेंगे? मंथली मैगजीन पढ़ेंगे थ्रू आउट द प्रिपरेशन और फिर लास्ट 2 महीने में दे विल टेक 365। जब पढ़ा है और उसी में से वो मटेरियल बना है, तो जो चीजें पढ़ी है उसी को बार बार रिवाइज करने का क्यों हम नहीं सोचते? When you will read one thing for 5 times, 6 times, believe me, you will get the thorough understanding of that particular topic. But अगर सेम टॉपिक को आप किसी और बुक में से पढ़ेंगे ना, you will have to start from the scratch. क्योंकि माइंड की मेमोरी जो जिस हिसाब से काम करती है, आपको उस हिसाब से काम लेना है उसके पास से। I have never asked any senior about सर इसके लिए कौन सी बुक पढ़े, इसके लिए क्या करें। हाँ, अगर कहीं डीमोटिवेट होते हैं, कहीं आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, कहीं आपके नेगेटिव मार्क्स कम ज़्यादा हो रहे हैं या फिर प्रीलिम्स में आपका स्कोर कम है, यू कैन डेफिनेटली आस्क देम कि मेरी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। बट रिक्वायरमेंट हमारी अलग है, तो ज़रूरतें हमारी अलग है, तो सोर्सेज भी हमारे अलग होंगे। तो मुझे जब लगा, एंड मेरी पूरी प्रिपरेशन मेंस एंड इंटरव्यू ओरिएंटेड ही थी, प्रीलिम्स के ओरिएंटेड मैंने कुछ नहीं पढ़ा। आई नेवर रेड इंडिया ईयर बुक एज वेल, क्योंकि पता है इंडिया ईयर बुक में होता क्या है, करंट अफेयर्स का अपडेशन। वी आर रीडिंग करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन, जो लोग हर जगह से उठा के बनाते हैं। व्हाई टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन समथिंग विच इज अ रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग? सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन योर अप्रोच। एंड वन थिंग, अगर सिविल सर्विस में जाना है और इस गेम में टिकना है, तो आपका जो इंस्पिरेशन होना चाहिए, दैट शुड बी फ्रॉम विद इन। आपको IAS IPS क्यों बनना है? दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन। और जब भी डीमोटिवेशन जैसा लगे, जब भी लगे कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। अगर कन्विक्शन स्ट्रांग होगा क्यों बनना है, यू विल बी एबल टू स्टे इन दिस गेम। लेकिन अगर पैसों के लिए जाना है, मटीरियलिस्टिक गोल्स लेके जाना है, बिलीव मी, UPSC checks our presentation, but God checks our intention. This is very much clear, which I have felt, which I have seen. With what intentions you want to enter into service matters a lot. If you feel for the downtrodden, if you feel that you want to work for the nation, if you feel that you want to give something to the society, then only come into this service. If you want to make money, join some corporation. So with clear intentions, with clear inspiration, you have to enter into this game, and with lots of confidence. Don't take certificate from others. आज तक लाइफ में हमने यही किया है। अगर किसी मैरिज में भी एकदम बन ठन के गए हैं, लेकिन जब तक सामने वाला मुझे नहीं बोलता डूड यू लुक गुड टुडे, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता। Isn't it? We want certificate from others. No. कोई जब तक मुझे आके नहीं बोलता कि तेरे से यूपीएससी हो पाएगा, तब तक मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। या अगर कोई मुझे आके बोल देता है कि भाई 3-4 साल 5 साल तो लग ही जाएंगे, तेरे बस की चीज़ नहीं है, अगेन मैं सोचने बैठ जाता हूँ। कुछ लोग तो, मेरे गुजरात में तो ये कल्चर है, यहाँ पे ये कल्चर है नहीं पता, लेकिन सम पीपल थिंक पहले MPSC कर लो, पहले क्लास 3 क्लास 2 कर लो,
फिर यूपीएससी के बारे में सोचो। ऐसा है यहाँ पे? यस और नो? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एमपीएससी जो है, जो क्लास 3 क्लास 2 एग्जाम्स है, उसकी रिक्वायरमेंट यूपीएससी की रिक्वायरमेंट से कंप्लीटली अलग है। अगर एमपीएससी ये पूछता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ बना है या किसने बनाया है, उसमें कितना केजी गोल्ड यूज हुआ है या उसका आर्किटेक्ट कौन था, यूपीएससी विल आस्क स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होना चाहिए या ना होना चाहिए। These people will ask you पानीपत का फर्स्ट बैटल कहाँ पे हुआ था, सेकंड कहाँ पे हुआ था, थर्ड कहाँ पे हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था, कहाँ से आए थे। यूपीएससी will ask you सारे बैटल्स पानीपत में ही क्यों हुए थे। So UPSC is never about where, when and what. It's about how and why. So जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, जितनी भी चीजें आपके आसपास आ रही है, ask the question why and ask the question how. Without getting biased. One thing is very much needed for this service is your critical attitude toward everything without getting influence from anyone and anything. You are not supposed to get influenced by any ideology. You are not supposed to get influenced by any one person. One thing is your guiding torch throughout this exam and throughout your life should be the Constitution of India and the philosophy of the Constitution of India. No party philosophy required. So अगर कोई चीज हो रही है, I have only one thing to do: check the merits, check the demerits, propose the solution. If there is a demonetization, what will be the advantage, what will be the disadvantage, what could have been done and what should be done. That's all. Being an IAS or IPS, you have to do the same. But again मैंने जो बोला कि बन के जो करना है उसकी ट्रेनिंग आपकी अभी से स्टार्ट हो गई है। किसी व्यक्ति विशेष के इन्फ्लुएंस में आके या किसी विचारधारा के इन्फ्लुएंस में आगे अगर आपने ये एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, बिलीव मी, यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर गुड इन दिस एग्जाम। यूपीएससी हैज इट्स ओन चेक्स एंड बैलेंसेस। प्रीलिम्स खत्म कर लिया, मेंस में फिर से होगा, मेंस निकाल दिया, इंटरव्यू में फिर से होगा। देयर आर 3 स्टेप्स इसीलिए रखे गए हैं ताकि डिजर्विंग कैंडिडेट्स आ पाए। एंड इफ यू हैव एनी रिजर्वेशन इन योर माइंड कि अगर मैंने मराठी मीडियम में रह के पढ़ाई की है या मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या मेरी एज ज़्यादा हो गई है या मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, उसके साथ में कैसे एग्जाम करूँ, हर एक प्रॉब्लम के लिए वी हैव द सॉल्यूशंस एंड वी हैव द एग्जांपल्स जिन्होंने अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन की है। ऑल इंडिया रैंक 2 अनु कुमारी मैडम 1.5 साल 2 साल के लिए अपने 2.5 साल के बच्चे को अपने से दूर रख के प्रिपरेशन किए एट द एज ऑफ 31 एंड शी कुड बिकम द IAS। या यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ उमुल खैर कि जिसको 8वीं क्लास में घर से निकाल दिया ये बोल के कि हमारे घर में बच्चियाँ 8वीं से ज़्यादा नहीं पढ़ती, और उसी झोपड़पट्टी में रह के उसने पढ़ाई की, बच्चों को ट्यूशन्स दिया, 3-3 साल 3-3 दिन 4-4 साल पुरानी रोटियां खाई, और उसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में से PhD करके फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 400 समथिंग लेके आज शी इज डूइंग IRTS की ट्रेनिंग। एंड विद द जेनेटिकल डिसऑर्डर की उसके जो बोन डेंसिटी वो काफ़ी कम है, तो आज तक 16 से 17 तो उनके ऑपरेशन हो चुके हैं। डू वी हैव एनी काइंड ऑफ लिमिटेशंस लाइक दिस? कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या घर से निकाल दिया गया हो या खुद मजदूरी करके पढ़ना है? नो। देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? All problems are here. अगर मैंने ये सोचा होता कि अब एक्सीडेंट हो गया मेरे से नहीं लिखा जाता तो नहीं लिख पाता मैं। मुझे किसी ने पूछ लिया कि सफीन हसन के अचीवमेंट्स इतने हैं, इतना सब कुछ अब मतलब पा लिया है, व्हाट इज द फेल्योर इन योर लाइफ? एंड आई सेड देयर इज नो फेल्योर इन माई लाइफ, देयर आर सर्टेन एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ। इफ यू वांट टू मेक इट सक्सेस और फेल्योर, इट्स इन योर माइंड। अगर किसी चीज आपके साथ कुछ हुआ उसमें से सीख के आगे बढ़ने का एटीट्यूड आपके पास होगा, यूपीएससी इज ऑल योर्स। सो वही चीज जो कहावत है, डिजर्व बिफोर यू डिजायर। इफ यू वांट टू बी इन सिविल सर्विस यू हैव टू डिजर्व फॉर दैट। इफ यू वांट कि आपके घर में फॉर्च्यूनर हो तो पहले फॉर्च्यूनर रखने की जगह होनी चाहिए, इन सिंपल वर्ड्स, राइट? सो इफ यू वांट टू बी इन सिविल सर्विसेज यू हैव टू डेवलप दैट माइंडसेट।
मेरा अगर यूपीएससी का इंटरव्यू आपको पढ़ना हो तो इट्स अवेलेबल ऑन माय फेसबुक में, मेरा फेसबुक अकाउंट पे थोड़ा स्क्रॉल करके अगर जाओगे, इट्स सफीन हसन, SAFIN HASAN, उसमें अगर आप नीचे जाओगे यू विल फाइंड द PDF जिसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए और उसके क्या आंसर मैंने दिए, एवरीथिंग आई हैव रिटन डाउन. I was asked about Islam, casteism in Islam, why it is still persistent in Islam, why there is a university called Aligarh Muslim University and another is Banaras Hindu University, what is the relevance of madrasa system, what is fatwa, everything from Islam. Not because they want to do something, some bias with me or something like that. They just want to check कि अगर इस इंसान को हम IAS या IPS के पोस्ट पे बिठाते हैं, whether he will treat the person as a citizen of India or member of any one particular community. And that's how I could score 204 in UPSC interview, because I could satisfy them. And this is not because I could score, this is a requirement of this job. अगर आपको लगता है कि being Muslim आपके साथ कुछ डिस्टिंग्विश बिहेवियर किया जाता है, मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया. मेरा एक इंटरव्यू है जिंदगी विद रीचा में, जो अंसार भाई का काफ़ी वायरल हुआ था. सेम रीचा अनिरुद्ध ऑल्सो टुक माई इंटरव्यू. शी आस्क्ड मी दिस कि व्हेन यू बिलोंग टू गुजरात एंड व्हेन यू आर एन IPS ऑफिसर, कहीं ना कहीं दिमाग में 2002 आता है और उसके बाद आपको कहीं लगा कि बीइंग अ मुस्लिम आपके साथ कहीं पे कोई भेदभाव हुआ है या कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है. एंड आई सिंपली सेड नो, आई नेवर फेल्ट लाइक दैट, बिकॉज मेरे दिमाग में कहीं पे डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. इट्स ऑलवेज हियर. If I treat people differently based on their religion or the caste, I will see how people behave with me from that angle only. But if I am treating everyone equally, if I have no bias in my mind, I will not see biasness or this kind of discrimination anywhere. If you want to enter into this service, this is the first and foremost requirement that you have the secular outlook, secular thinking, and thinking as per the Constitution of India. That's all. So जो मैं डिजर्व बिफोर यू डिजायर की बात कर रहा हूँ वो यहीं से शुरू होती है. एक IPS और IAS बनने के बाद आपको जो चीज़ें करनी है वो आपको यहीं से इम्बाइब करना स्टार्ट करना पड़ेगा. यू कैन नॉट गो टू ईच एंड एवरीवन एंड आस्क इसके लिए क्या करूँ, उसके लिए क्या करूँ. यू हैव द इंटरनेट, फाइंड योर क्वेश्चंस एंड फाइंड योर आंसर्स बाय योरसेल्फ. When you will become an IAS, tell me one thing, कलेक्टर का चार्ज मिला आपको, कोई क्वेश्चन आया, you will go to 10 people and ask इसमें क्या करना चाहिए. No, you have to take the decision and act on that. Being an IPS आपको कहीं पे मोब हैंडल करने जाना है, you cannot ask your subordinates, your constable, भाई इसमें क्या करूँ. You have to take decision. That decision making starts from here. मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूँ, DD बासु पढ़ूँ, सुभाष कश्यप पढ़ूँ या किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ूँ, you have to decide by yourself according to your requirement. मैं द हिंदू पढ़ूँ या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ूँ, मुझे जो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, read that thing. न्यूज़ तो सेम ही है, राइट. मुझे जो चीज़ें समझ में आती है और UPSC का जो रिक्वायरमेंट है, ये दोनों चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी है. सो विद दिस 50 minutes ऑफ कथा, I will take 5 to 6 questions from your side. But last but not the least जो मुझे बताना है, and not for UPSC GPSC, for the entire life, कि जितने भी कंप्लेंट्स आपकी लाइफ में है, मैं यहाँ से आता हूँ, मेरे पेरेंट्स ये करते हैं, मैं वो करता हूँ, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, ये सारे हमने अपने आप को दिए हुए एक्सक्यूजेस हैं. यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय योरसेल्फ. अगर इंग्लिश नहीं आता है, आई कैन स्टार्ट विद द 5th स्टैंडर्ड बुक, और 5th स्टैंडर्ड बुक से भी शुरुआत करने में अगर मुझे अपना ईगो बीच में आ रहा है, देन आई कैन नॉट लर्न इट एट एनी स्टेज ऑफ माई लाइफ. स्टार्ट विद द 5th स्टैंडर्ड बुक, स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. अगर बोलने में शर्म आती है, अपने मोहल्ले के किसी 3-4 बच्चों को जो 1st 2nd स्टैंडर्ड में, उनको उठाओ और उनके साथ बातें करो. उनको वैसे भी समझ में नहीं आ, और अपने को वैसे भी पता है अपन क्या बोल रहे हैं. गेटिंग माई पॉइंट. तो अगर वहां पे भी अगर ईगो बीच में आ रहा है, स्टार्ट डूइंग लाइक दिस, स्टार्ट स्पीकिंग. मैं 11th-12th में था, मुझे पता था मेरा इंग्लिश कैसा है, फिर भी आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि मुझे पता है सामने वाले को तो वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है. अगर किसी मूवी में इंग्लिश डायलॉग सुन लिया, पूरा दिन मेरे दिन मतलब जहां पे भी कोई भी बात करूंगा, मैं वहां पे वो डायलॉग घुसाऊंगा. दिस एटीट्यूड शुड बी देयर. अगर आज हिस्ट्री में से या NCERT से 5 ऐसी चीज़ें आपने नहीं सीखी है, ट्राई टू थिंक अपॉन दैट, ट्राई टू पॉन्डर ओवर दैट.
ये मराठा साम्राज्य वाली जो नोट्स दी थी, ट्राई टू मेक द समरी आउट ऑफ इट, कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर टिकना है तो क्या क्या ज़रूरी है, किसी एम्पायर को अगर बनना है तो क्या क्या ज़रूरी है, कहाँ पे उन्होंने मिस्टेक की. They should have focused on the consolidation rather than expansion. They focused on the expansion rather than consolidation. And that is where they made the mistake. Till the time of Akbar, it was same. But later on, that consolidation comes into picture. UPSC में भी same है. Consolidate what you have read and then go for the expansion. अगर NCERT पढ़ी है तो उसको कंसोलिडेट करोगे, इसमें से क्या निकला, देन गो फॉर द बिपिन चंद्रा एडवांस बुक्स. गेटिंग भी आपका यूपीएससी का एम्पायर मजबूत बनाना है, देन गो फॉर द कंसोलिडेशन फर्स्ट एंड देन गो फॉर द एक्सपांशन. तो लाइफ में जो मैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड की बात कर रहा था, वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड आपको कहीं पे भी नहीं ले जाएगा. यू हैव टू पुट ऑल योर कंप्लेंट्स असाइड, स्टार्ट प्रिपरेशन. क्योंकि आज तक दुनिया ये मानती थी कि एक भी शब्द बिना बोले हम अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तब हमारे साथ थे चार्ली चैपलिन, जिन्होंने एक भी शब्द बिना बोले सारी दुनिया को एंटरटेन किया. आज भी दुनिया जब ये मानती है कि सिर्फ औरतें अच्छा खाना बना सकती है, हमारे सामने संजीव कपूर, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत का स्वाद चखाया. आज भी अगर दुनिया ये मानती है कि अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता, हमारे सामने महात्मा गांधी, जो अकेले चले थे और पूरा देश उनके पीछे चला था. आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि धनवान बनने के लिए धनवान घर में पैदा होना जरूरी है, हमारे सामने धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक सपना दिखाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में. और आज रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड की और इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है. आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि हम कम एज, ज्यादा एज में कुछ नहीं कर सकते, हमारे सामने अमिताभ बच्चन, जो आज भी एक साल में 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज देते हैं. अगर आप ये मानते कि सिविल सर्विस में आने के लिए आपका बैकग्राउंड होना जरूरी है, आपके सामने शाहरुख खान विदाउट एनी बैकग्राउंड आज भी बॉलीवुड का बादशाह है. अगर आज तक दुनिया ये मानती थी कि हम सिर्फ धरती पे रहने के लिए बने हैं, हमारे सामने नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो चंद्र पे जाके आए. आज तक हम ये जानते हैं कि हम क्या है, हम क्या बन सकते हैं, ये जानने का टाइम शुरू होता है अब. थैंक यू सो मच.